दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में कल फाइनल हियरिंग होनी थी। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट में 29 तारीख को उनके मामले में आखिरी सुनवाई थी। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिली। तमाम उम्मीदों की जो किरण थी वो बुझती हुई दिखाई दी और ऐसा लगा कि शायद अब मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार कल क्या हुआ? कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई क्यों नहीं दी? पिछले लगभग 6 महीने से ज़्यादा अरसे से मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में हैं। लगातार जो कहा जा सकता है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी रिहाई के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद कल सीधे तौर पर जस्टिस इलेश वोहरा ने उनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उन्होंने जो अर्जी लगाई थी उसे रिजेक्ट कर दिया। सवाल यह है कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ, आगे क्या होगा? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का केस, जो कि एक साफ सुथरा केस दिखाई दे रहा था, उसमें ऐसी क्या बारीकी दिखाई देती है, ऐसा क्या पेच है जिसकी वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिल पाई? इस पूरे मामले में हमने आपको कुछ खबरें तो कल बता दी थी, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम डिटेल पूरा मामला जो है वो आप तमाम लोगों तक लेकर के पहुंचेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। आइए सीधे चलते हैं, हम मुफ्ती सलमान अजहरी के केस को देखते हैं कि आखिरकार इस मामले में क्या बातें निकल करके आई। हमने आपको कल जो है कम्युनिटी पोस्ट के जरिए ये सूचना दे दी थी कि इस पूरे मामले में लगभग 33 पन्नों का जो रिपोर्ट है वो सामने आया है। 33 पन्ना, जी हाँ, यानी कि 33 पेज। अगर मैं आपको 33 पेज बताने लगूं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का तो हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में आपको ये तमाम बातें जो है वो समझा दें। देखिए, ये जजमेंट डेटेड 29/7/2024, यानी कि जो जजमेंट आया इन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन जो उनका था उस पर फॉर अप्रूवल एंड सिग्नेचर ऑनेबल मिस्टर जस्टिस इलेश वोहरा, यानी कि जस्टिस इलेश वोहरा साहब थे, और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास। तो जनरली जो है बेंच इलेश वोहरा जी का था, तो वो इस पूरे केस को देख रहे थे। इस पूरे मामले में जो सीनियर एडवोकेट हैं IAS सैयद साहब, मिस्टर SR एडवोकेट विथ सीनियर एडवोकेट विथ मिस्टर आफ्ताब हुसैन अंसारी साहब फॉर द पिटिशनर नंबर 1, यानी कि 2 अहम जो वकील थे वो आफ्ताब अंसारी साहब जो कि एक सीनियर वकील हैं, और साथ में एक और जो वकील है मिस्टर IAS सैयद, यानी कि ये दोनों वकील मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से इस पूरे मामले को देख रहे थे। पेज 1 of 33, यानी कि ये पहला पेज है 33 पन्नों का। आप इस मामले में देखेंगे कि द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पिटिशनर सलमान मुफ्ती सलमान अजहरी मोहम्मद हसन रजवी डिटेन्यू चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन डेटेड 16/2/24 मेड बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पास कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो है उन्होंने चैलेंज किया उनके ऊपर जो 1985 का एक्ट का जो इस्तेमाल किया गया था प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज का। कैसे किया? उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया जो कि हमें हमारा भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 226 जो है वो हमें कहा जा सकता है कि ये राइट देता है कि हम अपने इस पूरे मामले को चैलेंज करें, पिटीशन जो है वो दर्ज करें। तो उन्होंने द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पिटिशनर, तो इन्होंने जो है पिटीशन किया था। हम आपको कुछ बातें बताएंगे फिर सीधे नीचे चलेंगे, बीच की सारी बातें हम आपको ओरली बता देंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू फाइल द प्रेजेंट पिटीशन आर दस द पिटिशनर herein had challenged the validity of the order of the detention dated 16/2/24 made by the detaining authority namely district magistrate district जूनागढ़। तो असल में इनके ऊपर जो पासा इंपोज किया वो किसने किया? वो किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, यानी कि DM साहब ने जूनागढ़ के, एंड रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम द क्राइम ब्रांच जूनागढ़। प्रपोजल कहां से मिला था? आप देखिए, एंड रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम द क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच ने प्रपोजल पेश किया था, दिया था प्रपोजल जो है जूनागढ़, जो क्राइम ब्रांच है जूनागढ़ के, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि नहीं, इनके ऊपर सर पासा लगाओ, ये इंसान सही नहीं है, और उसके तहत इनके ऊपर पासा लगाया गया। द डिटेनिंग अथॉरिटी हैड कंसीडर्ड 2 FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पिटिशनर एंड मटेरियल प्लेस्ड इन द कनेक्शन विद द सेड ऑफेंसेस एंड केम टू सब्जेक्टिव satisfaction that the activity of the petitioner was prejudicial to the maintenance of the public order. The order imposed
executed on 22/2/24 and was detained in Vadodara Central Jail. He was furnished with the copies of the grounds of detention and all other materials inclusive of the statements of the witness on the basis of which the subjective satisfaction for passing the detention order has been reached by the authority. अब देखिए इस मामले में क्या हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो पासा इंपोज किया गया वो आपने समझ लिया कैसे पासा इंपोज हुआ। अब इस मामले में होता यह है कि यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना कि रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम क्राइम ब्रांच से रिसीव हुआ। अब चूंकि इनके ऊपर दो केसेस थे, देखिए पासा के लिए दो केस मस्ट है, दो केस, अगर दो केस उनके ऊपर दर्ज है तो इन्हें जो है इनके ऊपर पासा इंपोज किया जा सकता है। तो यही वजह था कि इनके ऊपर कच्छ और जो एक और केस था, एक तो मुडासा में, एक कच्छ में और एक जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ और कच्छ का मामला काफी था इनके ऊपर पासा लगाने के लिए और इनके ऊपर पासा इंपोज किया गया था ये इल्जाम के तहत कि इन्होंने पब्लिक ऑर्डर को जो है वो खराब करने की कोशिश की थी। अब देखिए, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इज कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जूनागढ़ आर एज फॉलोज। अब देखिए किस ग्राउंड क्या है, दैट यू, जूनागढ़ के कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं एक तरह से वो समझिए कि दैट यू आर करेंटली लिविंग इन विक्रोली मुंबई एंड योर ओरिजिनल नेटिव प्लेस इज विलेज शिगांव डिस्ट्रिक्ट हावेरी कर्नाटक। यानी कि आप अभी मुंबई में रह रहे हैं, आपका घर, आपका जो आबाई वतन है वो कर्नाटक है, ये बात कहा गया। दैट यू आर होल्डिंग रिलीजियस मीटिंग्स इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, आप जो है रिलीजियस मीटिंग करते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, आप भाषण देते हैं, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस विद इम्प्लिसिट इंटेंशन ऑफ शेकिंग कम्युनल यूनिटी, और आप जो है ऐसा भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे दो समुदाय के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न हो सकती है। ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू इंडेंजर पब्लिक ऑर्डर बाय holding religious meeting in the different cities of Gujarat state and under the guise of de-addiction program gave provocative inflammatory speeches that caused disrupt public peace and social harmony। यानी कि कलेक्टर साहब का कहना है वहां के ये कि आप एक तो भाषण देते हैं, आप गुजरात आते हैं ये कहकर कि भैया मैं ड्रग्स वर्ग्स के खिलाफ बोलूंगा, और आप यहां आकर के ऐसा भाषणबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर यानी कि शांति जो है वो आप भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक ये आरोप हुआ। अब देखिए, that the above anti-social activities are continued for long time and you are in the habit of committing offences punishable under the chapter 8, 17 and 22 of the Indian Penal Code that due to your inflammatory speeches incite people which causes indirect threat to the people of other communities and same creates animosity and or enmity between the community in general which may endanger public safety and public order। यानी कि उनका कहना है कि ये काम आपने एक बार नहीं किया, ये आप सिलसिलेवार तरीके से कर रहे थे, लगातार आप उल्टा सीधा भाषण दे रहे थे जिसकी वजह से दो धर्मों के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न हो सकती थी। आपने एक मजहब के खिलाफ जो है वो भाषण की, आपने जो है थ्रेट टू द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज, जो कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके लिए एक मुश्किल भरी चीज है, काफी उन्हें थ्रेट है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आपके इस भाषणबाजी की वजह से। इन द अफोरसेड रीजन it seems necessary to prevent you with immediate effect in the interest of maintaining public order and or social harmony which warranting your detention, the authority while arriving at subjective satisfaction has taken into account the following two offenses। आपके ऊपर जो है दो तरह के आरोप पाए गए जो मुझे लगता है कि अब आपको रोकना होगा, ये उनका कहना है। और क्यों रोकना होगा, क्योंकि इनके ऊपर दो केसेस जो दर्ज हुए, एक जूनागढ़ में, दूसरा जो है वो आप कच्छ में, जहां आप देखिए ये नंबर है और यहां सेक्शन जो इनके ऊपर लगा 153B, 505(2), 188, 114, 447, 465, 471 और लगभग सेम जो धारा है वो इनके ऊपर बाद में भी लगा। इसमें सबसे बड़ा मामला जो है वो यही है 153B का मतलब ये होता है कि आप दो धर्मों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ और ये काफी था कि हमें आपके ऊपर कार्रवाई करते हुए आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट लगाया जाए। इन द ऑफर से टू ऑफेंसेस सो फार एज ऑफेंसेस रजिस्टर्ड विद द जूनागढ़ इज कंसर्न्ड, द अरेस्ट वाज मेड ऑन 4/2/24 and the later on 7/2/24 the court concerned granted bail so far as offense registered with the Samkhiari police station is concerned. The arrest was made on 8/2/24 and thereafter on 11/2/24 the application for bail was allowed. In such circumstances your activities being believed and treated as dangerous person as defined under section 2 of the PASA Act and it is evident that you are habitual in committing such kind of offenses। यानी कि इनकी गिरफ्तारी कैसे कैसे हुई ये देखिए, इन्होंने सीधे तौर पे बताया कि पहली गिरफ्तारी जो है आपकी 4 तारीख को हुई यानी कि 4 फरवरी को, लेटर 7 तारीख को, उसके बाद फिर आपकी एक
एक बार गिरफ्तारी 8 तारीख को हुई, फिर 11 तारीख को हुई, लेकिन आपको बेल तो मिल गया। लेकिन बेल होने के बाद भी ये बात काफी प्रतीत हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आप एक खूंखार व्यक्ति हैं और आपकी खूंखारी इस समाज के लिए बेहतर नहीं है, और इसी की वजह से आपके ऊपर पासा इंपोज किया जाता है। That upon consideration of the details of the offences registered against you, you have undertaken such activities to incite religious sentiments in various districts of the Gujarat state, that considering the today's digital age, the inflammatory discourses made at the various meetings are accessible to the general public, which can easily reach to the incalculable number of people, and same can affect and create religious sentiments of the common man, which is very dangerous and lead to the breakdown of the social harmony and also rise of animosity between the people at large. Thus, after careful examination of the criminal complaints and the documentary evidence appended thereto, clearly reveals that you are a dangerous person as defined under the section 2C of the PASA Act, and therefore I am satisfied and convinced that your said activities have disturbed the maintenance of the public order and public safety, that you have organized and participated in the meeting in the name of the program of de-addiction and religious meetings and made inflammatory speeches and inciting religious sentiments, which has caused disturbance of the social harmony and created enmity between the two classes of the society, and by using social media platform you have spread an animosity and hurt the sentiment of the people at the large। यानी कि इनका कहना है कलेक्टर साहब का कि हमने आपके स्पीचेस को देखा, वो स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से वो और आम लोगों के मोबाइल में जा रहा है, और यकीनन इससे समाज में नफरतें बढ़ रही है दूसरी कम्युनिटी को लेकर के। और इन तमाम चीजों को देखने के बाद मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं कि आपके ऊपर पासा लगना चाहिए, और इस वजह से हम आप पर पासा लगाते हैं। ये बात कलेक्टर साहब की तरफ से कहीं ना कहीं कही गई। That you have participated in the religious meeting in the city Junagadh, Samkhari and the Kutch and Modasa and at Arvalli, which demonstrate that you are inciting people in the name of the religion, and in that view of the matter, the authorities of the view that to prevent such kind of activities in the name of the religion, the order of detention is necessary। यानी कि आप अलग अलग गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर के भाषण दे रहे हैं, आप डी एडिक्शन की बात करें, यानी कि एडिक्शन ना करो, यानी कि शराब नोशी ना करो, यानी कि आप शराब मत पियो, ड्रग्स का इस्तेमाल मत करो, इसके नाम पर आप जो है धार्मिक मंच पर जाकर के दो धर्मों के बीच नफरत परोसने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि नेसेसरी है कि आपके ऊपर डिटेंशन लगाना चाहिए। और ये कह करके कहीं ना कहीं जो ये सारी बातें जो कही गई है, दैट आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस, जो रिवील होता है, और इस पूरे मामले के बाद ये बात कही गई दैट यू हैव कमिटेड द एक्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर बाय मेकिंग इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। और ये बात शुरू से लेकर के कहा सकता है, ये जो आप देख रहे हैं ये 17 पॉइंट हो चुके हैं। 18 पॉइंट में समझिए दैट इफ द ऑफिशियल ऑर्डर इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, देन सेम विल बी रिव्यूड बाय द एडवाइजरी बोर्ड एज पर द टाइमलाइन मेंशन इन द एक्ट। और उसके बाद इनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया। अब ये मौका दिया गया कि भैया ये जो चीज है इसको लेकर के एडवाइजरी बोर्ड भी देखेगी, और अगर उन्हें भी लगेगा तो वो भी इनके ऊपर पासा लगाए रखेगी। द ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन अप्रूव्ड बाय द एंड कंफर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और बाद में गुजरात सरकार ने 22 फरवरी 2024 को इस पूरे मामले को देखा। अपॉन बीइंग रेफरेंस टू द एडवाइजरी बोर्ड, द बोर्ड वाइड्स इट्स ऑर्डर डेटेड 15/3/24 did not interfere with the matter। यानी कि पहले जज साहब, पहले कलेक्टर साहब ने इनके ऊपर पासा लगाया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने 22 फरवरी को कहा कि ठीक है इनके ऊपर रहना चाहिए, फिर एडवाइजरी बोर्ड ने 15 मार्च को कहा कि हम इस पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, जैसा स्टेट कह रहा है वैसा रहने दो, यानी कि इनके ऊपर पासा रहना चाहिए। अब देखिए इसके बाद से फिर ये मामला शुरू होता है। द ब्रदर ऑफ द पिटिशनर मोहम्मद जुबैर मोहम्मद रजवी मेड अ रिप्रेजेंटेशन इन डिटेल ऑन 28/2/24 address to Deputy Secretary Home Department Gandhinagar. Another representation to the same authority was made by the social worker Imtiaz Pathan. The state government, after examining the grounds mentioned in the representation, did not agree with the submission and rejected the same on 11/3/2024, and same was informed in writing to the petitioner on 1/4/2024। यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो दिया जाता है वो मुफ्ती सलमान अजहरी की जगह पर इनके भाई देते हैं, और एक सोशल वर्कर है इम्तियाज पठान, जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है 11 मार्च को, और फिर सेम वाज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग, और इसे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, कहा जा सकता है स्टेट की तरफ से या फिर जो जेल डिपार्टमेंट होगा उनके तरफ से, ये आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं कि 1/4 यानी कि 1 अप्रैल को ये सूचना दे दी जाती है कि आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कबूल करने के लायक नहीं है। इन द aforesaid background fact, the petitioner has challenged the validity of the detention order and has prayed to quash the order imposed on the grounds mentioned in the petition। और बाद में फिर क्या होता है कि इनके द्वारा जो है वो कोर्ट में कहा जाता है कि भैया हमारे पर जो आपने कार्रवाई की है वो खत्म कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए इस केस को। मिस्टर I.S. सैयद लर्नेड सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय मिस्टर ए अंसारी, यानी कि जो सीनियर कहा सकता है काउंसिल है मिस्टर ए अंसारी,
वो मिस्टर IAS साहब को असिस्ट करते हैं, appearing for and behalf of the petitioner as the following submission that the petitioner detainee does not know the Gujarati language and it is an admitted fact that he is knowing and understanding only Hindi, English, Arabic and Urdu, यानी कि मुफ्ती साहब को ये 4 भाषा आती है. The entire material supplied to the petitioner is in Gujarati language and the documents are also in Gujarati language and Gujarati language is not understandable to the petitioner, यानी कि उन्हें ये भाषा तो नहीं आता था. ये पूरी बात जो है वही कि that in the 2 offences as referred in the grounds wherein the petitioner was granted bail, both the cases are for granting bail in both the matter, state has filed an application for the cancellation of bail. In this circumstances it can be said that the ordinary law is sufficient. अब इनके वकील के द्वारा ये बात क्या कही गई? देखिए, सबसे पहली जो दलील दी गई मुफ्ती साहब के वकील के द्वारा वो ये कि देखिए सर, हमारे क्लाइंट के ऊपर केस हुआ, हमारे क्लाइंट को बेल मिल गई, फिर आपने जब बेल मिल गई तो आपने एक ऐसा मामला दर्ज कर दिया पासा का, जिसकी जरूरत नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑर्डिनरी जो कहा जा सकता है मामला था, उससे मामला जो था उससे चल रहा था. जब आसानी से उन्हें कहा सकता है कि बेल मिल गई थी, तब आपने जबरदस्ती का क्या, ऑर्डिनरी लॉ से जब हो गया तब उसके अलावा आपने क्या किया, इस सिचुएशन में एक दूसरे कानून का इस्तेमाल कर लिया, पासा का, और उन्हें जो है आपने जेल में कैद कर दिया. द डिटेनिंग अथॉरिटी हैज रिलाइड ऑन द पास्ट ऑफेंसेस रजिस्टर्ड विद द धारवाड़. अच्छा, इस मामले में क्या किया गया कि पुराना मामला इनका ढूंढा गया. कर्नाटक में भी इनके ऊपर लगभग केस थे, 7-8 केसेस थे. दैट इन ऑल केसेस नंबर इन 8 एज रेफर्ड पारा 12. इन तमाम मामलों में भी उन्हें जो है रिहाई वगैरह जो है, बेल वगैरह मिल गई थी आसानी से. तब उनके ऊपर कहा जा सकता है कि वो उतने बड़े मुजरिम नहीं थे, वरना बेल उन्हें क्यों मिलता. ये तमाम चीजें इनके द्वारा बताई गई. अब देखिए, स्पीच की वजह से एफआईआर दिया गया. द डिटेनिंग अथॉरिटी वाज मैकेनिकली एक्सरसाइज द पावर्स conferred upon his and there was no material available with him to arrive at the subjective satisfaction that the alleged activities that mentioned in the criminal created a sense of insecurity, hatred, enmity which led to disrupt public peace and social harmony among the members of the society at large, disturbing the maintenance of the public order. In view of the submission made, ये तमाम बातें जो है अब सीधे तौर पर इनके वकील के द्वारा जो है. अच्छा, अब दूसरी तरफ जो मुफ्ती साहब के अगेंस्ट में वकील है, उन्होंने जो दलील दी वो वही कि इन्होंने जो है वो नफरत फैलाने की काम किया. ग्रेविटी ऑफ एंड द वर्डिंग्स ऑफ द स्पीचेस दे फेल्ड दैट इट वुड हर्ट द स्पिरिट ऑफ द कम्युनल हार्मी, यानी कि जो कम्युनल जो कहा सकते दो संप्रदाय हैं उसके बीच में लड़ाने की कोशिश की गई इनके भाषणों के द्वारा. अच्छा, after the arrest of the petitioner of Mumbai, the supporters of the petitioner restrained the police and the police were forced to use their power, which has resulted into registration of the offense against the supporters, which shows that the influential character of the petitioner. अब इनका कहना है कि ये इतने ज्यादा, इनकी बातें इतना ज्यादा जो है लोगों को पसंद आती है, ये इतना ज्यादा लोगों के बीच अपना दबदबा बना करके रखे हुए हैं कि जब इनके ऊपर एफआईआर, इन्हें जब पुलिस उठा करके ले गई तो मुंबई के थाने के बाहर इनके समर्थकों ने घेर लगा दिया. पूरी तरीके से जो है लोग आ गए हजारों के तादाद में और पुलिस प्रशासन को अपना बल इस्तेमाल करना पड़ी. हालांकि आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब ने बाज़ाब्ते माइक पर ऐलान किया कि आप तमाम लोग अपने अपने घर चले जाइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो इनका कहना है कि देखिए, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी थे कि इनके लिए इतने सारे लोग आ गए. इसका मतलब यह है कि जब ये नफरत भरी भाषण देते हैं तो इससे लोगों के अंदर जो है वो नफरत फैलता है. ये भी एक दलील इनके द्वारा दी गई, इनके वकील के अगेंस्ट, इनके जो अगेंस्ट में वकील थे उनके द्वारा. अब देखिए, स्पीचेस मेड बाय द पिटिशनर व्हिच हैज काउज्ड द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. यही पब्लिक ऑर्डर सारी चीजें यही है कि भैया इन्होंने पब्लिक ऑर्डर को जो है वो कर दिया, खराब कर दिया. बिफोर एडवर्टिंग टू द इशू रेज्ड टू द रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज, लेट अस सी द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इट हैज बीन एलिज्ड. ये तमाम बातें जो है दलीलें इनके द्वारा दी गई है. ये सारा कुछ है. आप अभी हम 18वें पेज पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्द हम 33 पहुंचेंगे. द टर्म पब्लिक ऑर्डर, अब ये पब्लिक ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में बताया गया है. इन व्यू ऑफ द ऑफर स्टैट्यूटरी, ये सारी चीजें मतलब समझिए. अब इसमें कुछ केसेस जो हुए हैं, पहले मुखर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसकी दलील जो है दी गई है. अलग अलग रेफरेंस दिया गया है कि कैसे इनके ऊपर जो है वो मामला होना चाहिए. अशोक कुमार वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, अय्या वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये सारे केसेस हैं जो पुराने केसेस का लिंक दिया गया. स्टेट अंगूरी देवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और इस तरह से आप देखेंगे सुपरिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन फतेहगढ़ वर्सेज राम मनोहर लोहिया, जो कि Air 1960 SC 633 observed as follows. But in India under Article 92, this wide concept of public order is split under different heads. It enables the imposition of the reasonable restriction on the exercise of the right to freedom of speech and expression in the interest of the security of the state, friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of the court, defamation or incitement to an offense. All the grounds mentioned therein can be brought under the general head public order. अब यानी कि पब्लिक ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, क्या पब्लिक ऑर्डर होता है, कैसे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आप, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं, आपका आज़ादी है, लेकिन बोलने का ये मतलब थोड़ी है कि किसी के घर के पास जाइए और उसका नाम लेके उसको माँ बहन की गाली दीजिए, तो वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह जाता है. तो एक अलग अलग केस को समझाने के लिए जो है ये पूरा मामला जो है वो बताया गया है. अब देखिए कि इस पूरे मामले में बाद में जज साहब ने क्या बातें कही.
ये now coming to the fact of the present case, the authority while making order relied on the two offences registered against under section 153B, 505(2), 295A, 505(1) of the Indian Penal Code. It is not in dispute that on 31/24 the petitioner being a cleric was invited to the address the gathering, यानी कि इन्हें 31/1/2024 को एक प्रोग्राम में एज ए धर्म गुरु बुलाया गया था। कहां पे? जूनागढ़ में। द ऑर्गेनाइजर्स obtained a permission from the local government that they intend to organize the de-addiction program, यानी कि शराब जो एडिक्शन होता है ना, ड्रग्स वगैरह के खिलाफ जो है हम आएंगे और उसके खिलाफ जो है ये बात करेंगे। मुफ्ती साहब आकर के ड्रग्स से कैसे बचा जाए, क्या उसके नुकसानात हैं, उसके बारे में भाषण करेंगे। दे इंटेंड टू ऑर्गेनाइज द डी-एडिक्शन प्रोग्राम एट द स्कूल ग्राउंड जूनागढ़ के एक स्कूल में प्रोग्राम हुआ। ऑन दैट डे इन नून, यानी कि दोपहर में, दैट इज बिटवीन 11 टू डेढ़, यानी कि 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में दोपहर में एट द पिटिशनर हैड एड्रेस द पब्लिक गैदरिंग एट साम खयानी डिस्ट्रिक्ट कच्छ इन द ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन। इट इज एलिज्ड दैट द पिटिशनर वाज इन हैबिट टू गिव प्रोवोकेटिव and or inflammatory speeches with an intention to the incite to the people belong to the minority community, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जो है उल्टी सीधी बातें incite the people belong to minority community which has created एनिमिटी बिटवीन द कम्युनिटी इन जनरल एंड सेम डिक्टो, यानी कि इन्होंने माइनॉरिटी यानी कि मुसलमानों के बीच में जहर डालने की कोशिश की ताकि नफरत जो है वो बढ़ सके। व्हाइल मेकिंग द ऑर्डर वाज सेटिस्फाइड दैट द पीपल हु वांट्स टू फाइल अ कंप्लेंट ऑन दिस एस्पेक्ट आर लिविंग इन फियर एज द पर्संस हु आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द पिटिशनर वुड नॉट स्पेयर देम। अच्छा, अब ये है कि जो कंप्लेन करना चाहते हैं उनके खिलाफ, जो कंप्लेन करना चाह रहे थे, उन्हें ये डर है कि अगर मेरा नाम आ गया तो चूंकि मुफ्ती साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं कहीं वो उनके साथ कोई घटना न कर दे। द डिटेनिंग अथॉरिटी हैड टेकन इनटू अकाउंट द सर्कुलेशन ऑफ द स्पीचेज ऑन सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब। अच्छा, उनका जो वीडियो यूट्यूब पर और प्राइवेट चैनल जो प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो चलाया जाता है, द एक्टिविटीज ऑफ द पिटिशनर बाय डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ स्पीचेज वुड प्रोमोटिंग इनमिटी डिफरेंट। फिर वो उन्हें लगा कि नहीं भाई ये जो है वो दो धर्मों में लड़ाएगा लोगों को, और जो भाषण मिला यूट्यूब वगैरह पे उसे इन लोगों ने लिया। द एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक स्पीच एंड द मटेरियल कलेक्टेड एंड प्लेस्ड बिफोर द अथॉरिटी इज सफिशिएंट मटेरियल फॉर द सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी दैट देयर वाज डिस्टर्बेंस ऑफ द ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी ऑफ द पब्लिक लाइफ। द ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन सीम्स टू बेस्ड ऑन द requisite satisfaction, and while making the order there was proper application of mind to all relevant circumstances and power has not been exercised for improper purpose and has acted independently, it needs to be noted। मतलब ये है साफ साफ कि उस भाषण को सुनने के बाद इन लोगों को लगा कि नहीं भैया ये आदमी जो है वो सही नहीं है, इनके ऊपर जो है मामला दर्ज करो, और फॉर द रीजन इसी वजह से उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाए गए। इन दिस सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट, अच्छा ये बात जो कही गई है देखिए, in this circumstances we are not agree with the submission that the alleged illegal activities mentioned in the grounds of detention imputed to the detainee can't be said to have either affected adversely or like to affect adversely to the maintenance of the public order. The second contention raised is that the petitioner does not know Gujarati language and he only know Hindi, Urdu, Arabic. It is no doubt true that the applicant belongs to the Karnataka। और फिर वो भाषा वाली बात आ गई। We are conscious about the constitutional right of the petitioner to make representation under the clause 5 of the article 22, और आर्टिकल 22 का जो क्लॉज नंबर 5 है वो ये मौका देता है कि भैया आपका रिप्रेजेंटेशन हो। अगर आप भाषा नहीं जानते तो आपको सारी बातें समझनी तो होगी, तो उसके लिए आप अपना एक आदमी रखिए। That is to give him an opportunity to put for his objection against the order of detention so that he can make his purposeful and effective representation। In the fact of the present case, the brother of the petition made detailed representation to the Deputy Secretary of the Home Department, Gandhinagar, and also to the Advisory Board। The social worker Mr. Pathan also, माने कि उनका जो Mr. Pathan थे social worker, उन्होंने भी किया। The government, after examining the content of the representation, did not agree with the representation and same was rejected in a stipulated time and petitioner was informed in writing about the decision। यानी कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो रिजेक्ट भी कर दिया गया, रिप्रेजेंटेशन इनका मान्य नहीं माना गया। द एडवाइजरी बोर्ड हैड आल्सो गिवन ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड टू द पिटिशनर एंड आफ्टर कंसीडरिंग इट द एडवाइजरी अथॉरिटी डिड नॉट फाइंड सफिशिएंट काउज टू इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द डिटेंशन। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट इन द पिटिशन इट इज प्लीडेड दैट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर ही कुड नॉट मेक रिप्रेजेंटेशन। द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय हिज ब्रदर हैज बीन सप्रेस्ड बाय हिम। In such circumstances, when the petitioner availed his right and submitted representation, now he can't plead that due to language barrier he could not make effective and proper representation। यानी कि इनका कहना है कि जब इनके भाई ने रिप्रेजेंटेशन दिया, इन्हें सारा मौका दिया गया, तो अब ये नहीं कह सकते कि हमें भाषा की वजह से कोई दिक्कत हुई। As discussed, the contention
contentions that proper opportunity to make representation as mandated under Article 22, Clause 5 of the Constitution of India has not been given, having no any merits, as despite of the language barrier, the petitioner made effective representation through his brother as well as social worker, and therefore, considering the peculiar facts and circumstances of the present case, merely non-supplying the documents and grounds of the detention in the language understandable to him would not vitiate his detention order। यानी कि अब इनका कहना है कि जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है वो रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया गया, इनके भाई ने एक सोशल वर्कर के द्वारा इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसी खास वजह नहीं दी, कोर्ट में ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं दी जिसकी वजह से इनके ऊपर जो मामला दर्ज किए गए हैं वो हटा दिया जाए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का जो इस्तेमाल किया गया उस पर स्टे लगा दिया जाए। फॉर द फॉरगोइंग रीजंस वी फाइंड नो ग्राउंड to interfere with the order of detention passed by the district magistrate Junagadh. Accordingly, the application stand dismissed, rule discharged Mr. इलेश वोहरा जी। मतलब साफ हो गया कि सारी बातें सुनने के बाद, 33 पन्नों के बातों को सुनने के बाद लास्ट में जस्टिस साहब को लगा कि वो इस पूरे केस को देखने के बाद इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि एडवाइजरी बोर्ड, जूनागढ़ के कलेक्टर, स्टेट ऑफ गुजरात ने जो काम किया है, उनके ऊपर जो पासा लगाया है उसे हटाया जाए, और यही वजह है कि उनकी अर्जी को रिजेक्ट किया जाता है साफ साफ लफ्जों में। अकॉर्डिंगली टू द एप्लीकेशन स्टार डिसमिस्ड, और उसे डिसमिस कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला है, ये पूरे 33 पन्नों की कहानी है जिसमें कई सारे पेजेस हमने पढ़े भी नहीं। अब बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा पानी वगैरह पी करके फिर उसके बाद में दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा इस पूरे मामले में कि आगे अब क्या रास्ता है। लेकिन अभी के लिए यही खबर है, मुकम्मल ये मामला है। आपने देखा कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ जाकर ख़त्म हुआ। एक लंबा अरसा जेल में गुजर गया, 6 महीने से ज़्यादा, अभी 1 साल तक जो है वो कह सकता है कि प्रिवेंस पासा में रखा जा सकता है जेल में। तो आधा वक्त से ज़्यादा गुजर चुका है। अब देखना ये है कि अगले 6 महीने जो बचे हैं उसमें से कितना वक्त और इन्हें जेल में रहना पड़ता है या फिर इन्हें मुकम्मल वक्त गुजारना पड़ता है। इस पूरे मामले पर आगे हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।